है हर बार 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आदाब, मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूं इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर पैसा बोलता है। जी हां, अपनी तरह का यह खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोजमर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। आज हम बात करेंगे लोन यानी कर्ज की। जी हां, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है मॉडर्न इंडिया, लेकिन इंडिया को मॉडर्न बनाने का यह ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने मुल्क के मॉडर्न इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लिहाजा हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में क्रेडिट या लोन की खास अहमियत है और इसीलिए कहा गया है क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे और 3 मेहमानों को हमने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंपनी सेक्रेटरी विनीत सहाय, श्री विमल जैन और गौरव जैन। आप तीनों का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं और अपने सवालात की शुरुआत करते हैं कि लोन की हमारी इकोनॉमी में क्या अहमियत है। जैसा कि आपने अभी स्टार्ट किया और आपने कहा क्रेडिट इज़ द सोल ऑफ बिजनेस, यानी क्रेडिट बिजनेस की आत्मा है। एक बिजनेस के अंदर 2 तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आप अपना पैसा लेके आते हैं, पैसा बोलता है, और एक पैसा जो आप बाज़ार से लेते हैं। जो आप बाज़ार से लेते हैं उसको हम लोन या क्रेडिट कहते हैं। और हमें बाज़ार से लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई बार हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं होता, पर हमारे पास बिजनेस के आइडियाज़ हैं। हम चाहते हैं कि हम क्रेडिट लोन बाज़ार से लें और उसे अपने बिजनेस में लगाएं, जिससे बिजनेस मेरा ग्रो करे और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो उसको मैं कमाऊं और उस प्रॉफिट से मैं इंटरेस्ट पे कर दूं जिस लोन को मैंने लिया है। और हम ऐसा क्यों करें? वजह बहुत क्लियर है। देखिए, जब आप एसएमई हैं या एमएसएमई हैं या लार्ज बिजनेस हैं या फॉरेन एमएनसी हैं, आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लीजिए, उस बिजनेस में 2 तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। एक खुद की इन्वेस्टमेंट और एक मैं बाजार से उठाता हूँ। जब मैं खुद की इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो पहले मुझे देखना पड़ता है मेरा दायरा कितना बड़ा है, मेरे पास फंड कितना है। एक हर बिजनेस की एक नीड है। मान लीजिए आपको अगर 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो 9 करोड़ रुपए आपको चाहिए। तो आप देखेंगे 9 करोड़ रुपए मुझे किस लिए चाहिए। हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सकता है कि आप वर्किंग कैपिटल के लिए लेना चाहते हो सकता है टर्म लोन लेना चाहते हो सकता है अपने स्टॉक रॉ मटेरियल पे लेना चाहते हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा जो लोन मैं ले रहा हूँ किस संस्था से लूँ और किस रेट पे लूँ, क्योंकि रेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जिस पे आप लोन लेते हैं वो आपके लिए कॉस्ट है। तो आपको देखना पड़ेगा इस बिजनेस से, जो 10 करोड़ के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, उस पे मैं प्रॉफिट कितनी कमाऊंगा और उस प्रॉफिट को जब मैं कमाऊंगा तो लोन वापस करूंगा, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करूंगा। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए और मुझे लॉस हो जाए, वो एडवाइजेबल नहीं है। तो लोन में ये समझना कि लोन किस तरह का होना चाहिए, किससे कितना लेना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और आपको यह ध्यान रखना चाहिए क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। आपको एक ब्रेक इवन, एक ऐसी जगह पे आना पड़ेगा जहां पे आप अपनी बिजनेस की नीड को लोन के साथ मर्ज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और सिनर्जी क्रिएट करेंगे पॉजिटिविटी की, कि पैसे की वजह से बिजनेस मेरा हैम्पर ना हो, बिजनेस चले। क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। जी हाँ, तो अब इस कर्ज को फर्ज की तरह से निभाना चाहिए, तभी लोन का एक अपना इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, लोन एक कैटलिस्ट के तरह से चलेगा। मैं गौरव जैन से पूछता हूं, क्योंकि आप असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस हैं IL&FS में। लोन लेने से पहले और बाद में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सर, लोन लेने से पहले आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन जिस तरह से हुआ है, आज हमारी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इसको हम सिबिल स्कोर और एक्सपीरियंस स्कोर कहते हैं। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रमोटर्स, हमारे प्रोपराइटर, उनका सिबिल स्कोर बहुत मैटर करता है, जो आज पहला स्टेप है लोन लेने का।
हमें देखना चाहिए कि है ना हमारा जो सिविल स्कोर है एक ना एक मेजरमेंट है 700 जैसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, उसके ऊपर ही रहना चाहिए। और लोन लेने के बाद हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि जो भी उसकी ईएमआई आ रही है हमें उसको नियमित तौर पे देना चाहिए। हमारा बिजनेस उस जो भी हमारा वर्किंग ऑपरेशंस है हमारे उस डेट के हिसाब से हमको वो मैनेज करना चाहिए। यानी कि फ्लो ऑफ कैपिटल हमको आपको वो बना के रखना होगा, रखना चाहिए। उसका एक फ्लो को ऑप्टिमम लेवल पे लाना पड़ेगा ताकि आप लोन को, और इसके अलावा और कोई सावधानी आप बताना चाहें? ये तो फ्लो ऑफ कैपिटल सर सावधानी हम है ना यही बताना चाहते हैं कि जब भी आप है ना लोन लेते हैं सबसे पहले आप अपने कागज़ को पूरा करिए। कागज़ की आज की तारीख में बहुत है ना बड़ी इंपॉर्टेंस है जी। आज आप किसी बैंक के पास जाते हैं, एनबीएफसी के पास जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, आपके कागज़, आपके पेपर्स जिसको हम बोल रहे हैं लोन के पेपर्स बोलिए चाहे ना आपकी आईटीआर बोलिए, उनको अगर आप प्रॉपर आईटीआर, प्रॉपर कंपनी की आईटीआर भरते हैं, आप अपने इंडिविजुअल आईटीआर भरते हैं, वो सब आप टाइम पे रखेंगे तो आपको लोन लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ये मानना है। जी हाँ विनीत जी, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अगर जी आप allow जी करें। जरूर जरूर। हाय बॉयज। हाय प्रीति। ये क्या नया स्टाइल? काला कफ कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना। कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस बार जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। देखिए, जैसे हम एहतियात की बात करते हैं जी। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि मैं किस तरीके का लोन ले रहा हूं। 2 तरह के देखिए ब्रॉडली लोन होते हैं, पहले हम समझे अंडरस्टैंडिंग, और उसके हिसाब से एहतियात आते हैं। एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है। जब आप अनसिक्योर्ड लोन की बात करते हैं तो ऐसे कई लोन है, लाइक पर्सनल लोन आप ले लीजिए, एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है। अब सिक्योर्ड लोन क्या हो सकता है? हाउसिंग लोन आपने लिया, कार लोन लिया, 2 व्हीलर लोन लिया। आप एग्रीकल्चर में आ जाइए तो एग्रीकल्चर में आप बीज के ऊपर लेते हैं, लैंड के ऊपर लेते हैं, उस पर हम पे बात आते हैं। मैं आऊंगा करेंगे। सर, हाँ। लेकिन एहतियात की जब आपने एहतियात की बात की तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरीके का मैं लोन ले रहा हूं उससे रिलेटेड मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में मेरे हाउस के पेपर पक्के होने चाहिए, यानी आपको वो डीड डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। जब भी आप हाउस परचेज कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए जिस हाउसिंग लोन को आप ले रहे हैं, जिस घर पे ले रहे हैं, उसके पेपर पक्के हैं या नहीं है। कई बार आपने देखा होगा धोखाधड़ी होती है, मैं हाउसिंग लोन लेना चाहता हूं लेकिन जब मैं पेपर चेक कराता हूं तो पेपर सही नहीं मैं मिलते। उस पर लौट के आता हूं। मुद्दे की बात ये आई कि एहतियात के तौर पे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपका फ्लो ऑफ कैपिटल बेहतर होना चाहिए, आपको अपनी ईएमआई कब देनी है उससे एक दिन पहले उसको करें। चूंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो आप अपने कंप्यूटर में भी इसको शेड्यूल कर सकते हैं। मैं विनीत जी से सवाल करता हूं कि सरकार कुछ लोन ऐसे हैं जो बैंक और बाज़ार के अलावा भी मुहैया कराती है, वो ऐसे कौन से लोन हैं जो सरकार मुहैया कराती है अपने रियाया के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए या हम लोगों के लिए, वो आप तफसील से बताएं। सरकार जो लोन जो होती है, सरकार के बहुत सारे स्कीमें हैं, इसमें से लगभग 30-35 स्कीमें हैं जो अलग अलग सेक्टर को अलग अलग लोगों के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम आपको पता होगा कि कामगार के लिए होता है, बुनकर के लिए अलग तरह का लोन है, जो चमड़े का काम करते हैं उसके लिए अलग तरह का लोन। लेकिन ब्रॉडली जो लोन है उसमें सबसे पॉपुलर है मुद्रा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हाँ, इसमें इसको हम 3 तरह की कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई है, और ये सबसे बड़ी बात है कि कोलेटरल फ्री है। इसके लिए कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। कोलेटरल से आपका कोलेटरल मीन्स कि जब भी आप लोन लेते हैं तो बैंक डिमांड करता है कि लोन के बदले हमें जमीन या कुछ हमारे पास आप रख दें, रहन रखें, हाँ, गिरवी रखें, गिरवी रखते हैं जी। तो ये फ्री है उससे, और इसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है बैंक को।
इसमें भी तीन तरह का लोन मिलता है। मुद्रा लोन में भी 3 तरह का। एक शिशु लोन है जिसमें 50,000 तक लोन मिल सकता है, सिर्फ 50,000 के लिए। ये उनको मिलता है जिन्हें नाई की दुकान खोलनी है, उनको फर्स्ट टाइम दुकान खोल रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उस तरह लेने का भी पैसा नहीं है। गवर्नमेंट बोलती नहीं, आप 50,000 रुपया लो और आप अपना डे टू डे का चीज़ ले लो। दूसरा है इसमें किशोर लोन। किशोर लोन है कि आप 50,000 से 5 लाख रुपया तक लोन ले सकते हैं। और फिर इसमें तरुण लोन है, वो आप टू 50 लाख रुपये ले सकते अप टू 50 लैक्स। जी हाँ। जैन साहब, लोन के ऊपर बात हो रही है क्योंकि व्यूअर्स को बहुत साफ मैसेज जाए, वो ये है कि लोन कितनी तरह के होते हैं और कौन सा लोन कब कैसे लिया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्शकों को ये मालूम भी होना चाहिए लोन कितने तरह के हैं और कैसे मिल सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा दर्शकों के लिए। देखिए, ब्रॉडली 2 कैटेगरी होती है। एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है। जैसा कि मैंने जब अनसिक्योर्ड लोन कहा तो यानी उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, और सिक्योर्ड लोन के ऊपर सिक्योरिटी कोलेटरल होता है जिसको गिरवी रखा जाता है। अब लोन किस किस तरीके के हैं आप स्टार्ट कर लीजिए। पर्सनल लोन ले सकते हैं, हाउसिंग लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं। जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर में कई तरह के डिफरेंट लोन हैं। आप बीज के ऊपर लीजिए, खेतीबाड़ी के लिए लीजिए, लैंड के लिए लीजिए, अपने फिटनेस प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए आप ले सकते हैं। तो इतने सारे लोन हैं। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम समझना चाहें तो मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। पहला एग्जाम्पल हाउसिंग लोन का। हाउसिंग लोन, जैसा कि नाम बताता है, हाउस के ऊपर आप लोन लेते हैं। तो हाउस के ऊपर क्या होता है, या तो आप हाउस परचेज करने के लिए लोन लेंगे या हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हाउस का रिनोवेशन, रिपेयर्स भी आप कराना चाहते हो तो उसके लिए लोन लेंगे। आप जब लोन लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप बैंक के पास अप्रोच करेंगे। बैंक के पास अपने डॉक्यूमेंटेशन देंगे कि मेरे पास ये हाउस है, इस जगह पे है, मैं इसको परचेज करना चाहता हूं। बैंक फिर उसे इवैल्यूएट करेगा, एनालाइज करेगा। पहले वो लीगल पेपर देखेगा, फिर उसकी मार्केट वैल्यू देखेगा, फिर आपकी वो कैपेसिटी देखेगा कि आप रीपेमेंट, जो लोन वापस करेंगे, जिसको हम EMI बोलते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और 10 साल में आप वापस करेंगे तो 1 करोड़ रुपए का लोन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 10 इयर्स आपका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट तय हो जाता है। इसमें भी 2 सुविधाएं दर्शकों को दी गई हैं, या फिक्स रेट लोन ले लीजिए या फ्लोटिंग रेट ले लीजिए। फिक्स रेट का मतलब आपके लिए एडवांटेज ये हो गया, जब आपने लोन लिया तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित कर लिए कि मैं इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा पूरे 10 साल के टेन्योर में। फ्लोटिंग रेट ये होता है जो समय के साथ जब आपकी रेट चेंज हो रही होती है, इन्फ्लेशन चेंज हो रही होती है, तो बैंक के रेट जब चेंज हो रहे होते हैं, जो RBI गवर्न करती है, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्न होता है। तो यानी आपने हाउस को सिक्योर्ड कर दिया, हाइपोथेटिकेट कर दिया, कोलैटरल के रूप में बैंक को दे दिया और बैंक ने आपको ये लोन दे दिया। आप उससे परचेज कीजिए या कंस्ट्रक्शन करवाइए। जब आपके पास लोन का पैसा आ गया, आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन करवा लिया, अब आपको देना है। तो देने की आपकी खुद की कैपेसिटी है। आपके पास इनकम जनरेशन होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी ITR, या आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस से इनकम लेके आते हैं, या आप सैलरीड क्लास है, सैलरी से आपके पास पैसा आता है और उस पैसे के थ्रू आप वो लोन वापस करेंगे। जब आप वापस करेंगे तो टेन्योर भी आप ही निर्धारित करते हैं कि आपको 10 साल का चाहिए, 15 साल का चाहिए, क्योंकि उस पीरियड में आपको अपना लोन वापस करना है। इस पूरे सिनारियो को अगर हम देखें तो इस पूरे सिनारियो में आपको एडवांटेज क्या हुआ, आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ा। आप अगर किसी रेंटल हाउस में जाते तो आपको रेंट देना पड़ता, पर आपने 10 या 15 साल के लिए कोई लोन ले लिया और अपना ही मकान खरीद लिया, तो एज गुड एज बिना रेंट दिए आपने EMI पे करते रहे और वो घर 15 साल बाद आपका हो गया। तो कई बार हमें ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमें रेंटल पे जाना चाहिए या हमें अपना घर, अपना खुद का घर परचेज करना चाहिए। आज की डेट में हम देखते हैं लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल एज इनकम ग्रुप है, उन सबकी चाहत है कि उनके पास उनका खुद का घर हो, तो हाउसिंग लोन आता है। अब हाउसिंग लोन में भी आप अगर देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में
आपको स्पेसिफिक लोन दिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट का सबवेंशन भी मिलता है आपको। अगर आप 12 लाख से नीचे हैं, लोअर इनकम ग्रुप हैं, तो आपको 4% इंटरेस्ट रेट का सबवेंशन, यानी वो गवर्नमेंट आपको फंड कर रही होती है। 18 लाख का है तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी गवर्नमेंट खुद चाहती है जो लोअर इनकम ग्रुप में है या मिडिल इनकम एज ग्रुप में है वो लोन लें और लोन से अपना आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना वो बनाएं और उनको इंटरेस्ट का सबवेंशन भी मिलेगा। हाउसिंग लोन में और भी थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आपको देखिए इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलती है। कोई भी आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया तो 2 लाख रुपए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट आपको अगर वो डिडक्शन, उसमें खुद रहता है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड से मतलब अगर है, वो अगर खुद वो रहता उसमें है किराए पर नहीं दिया। हाँ, किराए पे नहीं। अगर किराए पे होगा तो जितना भी इंटरेस्ट वो दे रहा होगा उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा रेंटल इनकम से। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो मेरी कोई इनकम जनरेट तो नहीं हो रही है। जब इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो क्या होगा, मुझे 2 लाख का इंटरेस्ट का बेनिफिट दे दिया गया। अगर मैंने कोई मकान लिया और फिर रेंटल पे चढ़ा दिया तो रेंटल इनकम से आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्योंकि जब आप लोन वापस कर रहे होते हैं तो इंटरेस्ट भी लगता है और प्रिंसिपल भी लगता है। पर ईयर 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल जो आप पे कर रहे होते हैं वो 80C में आपको डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। यानी एक हाउसिंग लोन पे जब मैंने इतनी सारी बातें बोली तो दर्शक क्या जानना चाहेंगे, अगर मैं हाउसिंग लोन देख रहा हूं तो मुझे क्या बारीकियां समझनी चाहिए, मेरे लिए प्री कंडीशंस क्या हैं और मुझे किस तरीके से बेनिफिट मिल सकती है, किस स्कीम में मुझे जाना चाहिए। अच्छा विमल जी, ये बताएं प्लॉट खरीदने पे भी कोई लोन मिलेगा? देखिए हाउसिंग लोन जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो लैंड भी, इसको हम लैंड बोलते हैं, जिस पे फिर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं। नहीं, अगर मुझे पहले प्लॉट होगा बिल्कुल तो कर मकान सकते हैं, बनेगा ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे हाउसिंग प्लॉट है आप उन प्लॉट को खरीदिए और उस पे कंस्ट्रक्शन करवाइए, वो आपका मकान बन गया। कई वेरिएबल मैं आपको बताऊं, डिफरेंट बैंक के डिफरेंट तरीके से लोन को प्रेजेंट करती हैं दर्शकों के लिए। अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप अपनी नीड बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए। अब मैंने आपसे अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता देखिए हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, और भी कई योजनाएं हैं जो हम देख सकते हैं, फिर प्लान कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट प्लॉट डेवलप कर रही है, हाउसिंग प्लॉट डेवलप कर रही है, वहां पे वो स्पेसिफिक सेंट्रल या स्टेट की भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आती है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। हाउसिंग के लिए यूज होना चाहिए, जैसे आपने प्लॉट का हाउसिंग के लिए होना चाहिए। कई बार आप कॉमर्शियल डेवलप कर रहे होते हैं, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे कॉमर्शियल प्लॉट चाहिए और कॉमर्शियल प्लॉट पे मैं अपना फैक्ट्री बनाऊंगा, तो कॉमर्शियल प्लॉट के लिए मुझे कॉमर्शियल लोन मिलता है जिसको हम एसएमई, एमएसएमई, लार्ज बिजनेस, फॉरेन एमएनसी में देख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा आपकी नीड क्या है और उसके बेसिस पे आपको बैंक को या एनबीएफसी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना पड़ेगा, वहां से आपको लोन मिलता है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इवैल्यूएट कीजिए, आप देखेंगे एक ही लोन पे 3 एजेंसी अगर आपको दे रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। करता है। कई बार वो आपकी क्रेडिट अच्छा, इसकी लिमिट क्या है?
देखिए लिमिट किसी भी चीज की अगर आप आज हाउसिंग लोन की लिमिट क्या है? मैं बताता हूँ जी। मान लीजिए कोई मकान जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, आप कहें मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए, हो ही नहीं सकती लिमिट, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अगर इसी को मैं 10 करोड़ में कन्वर्ट कर दूं तो 10 करोड़ में आप 12 करोड़ का लोन नहीं ले सकते, 10 एटमोस्ट आप मांगेंगे, लेकिन 10 में भी जो बैंक है वो ये चाहेगी कम से कम 15 से 20% आप भी तो फंड कीजिए। हाँ, मार्जिन मनी जिसको हम कहते हैं, जिससे वो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी भी देखती है। आप 1 करोड़ का मकान लेने पहुंच गए और आपकी इनकम ही 15 लाख रुपए है, तो बैंक आपको 1 करोड़ का लोन नहीं देगी, फिर वो आपसे बोलेगी आप छोटा इन्वेस्टमेंट वाला मकान देखिए। तो लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं, लिमिट एक साधारण क्वेश्चन है, पर लिमिट तय होती है मेरे पॉकेट से कि मेरे पॉकेट में आने वाले टाइम में कितना पैसा होगा जिससे मैं रीपेमेंट कर पाऊंगा। और जो प्रॉपर्टी है, एज ए बैंकर मैं ऑलवेज ये देखूंगा, अगर ये नहीं दे पाया जिसको मैं लोन दे रहा हूं, तो इस प्रॉपर्टी को बेच के क्या हम लोन को कॉम्पेंसेट कर पाएंगे? तो लिमिट इस तरह से निर्धारित अच्छा, होती एक है। और बात बताइए, अक्सर ये जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो प्रोसेसिंग फी भी मांगते हैं, कई लोग नहीं भी मांगते हैं, बैंक का अपना अपना एक रेट है, और इसके साथ साथ एक वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो क्या जरूरी है वो इंश्योरेंस पॉलिसी? और वो अक्सर जो लेने वाला होता है, जो हाउसिंग लोन ले रहा है, उस पर ये कह देते हैं कि आप लीजिए। अब आप दोनों की नीड समझिए जी। बैंक एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है जब लोन सैंक्शन करता है, तो उनके रेट भी वेरी करते हैं, कोई 0.25 लेता है, कोई 0.5 लेता है, कोई 1% लेता है। मेरी यहाँ पे गुजारिश होगी, जो बैंकर कॉमर्शियल मोड पे सारा काम कर रहे हैं, जब हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं, जब हम कार की बात कर रहे हैं, जब हम एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं, मेरी तो ये सजेशन होगी, आरबीआई भी ऐसा चाहती है कि कम से कम जो लोन नीड बेस्ड है, नेसेसिटी बेस्ड है, उस पर प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होने चाहिए। लेकिन कई बैंकों ने क्या किया है कि सीरियस कस्टमर उनके पास आए तो वो क्या करते हैं, पहले प्रोसेसिंग लेते हैं और बाद में उसे कॉम्पेंसेट कर देते हैं, यानी आपके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं लगी, क्योंकि वो चाहते हैं सीरियस कस्टमर आपके पास आए। अब इंश्योरेंस की बात हो रही है, इंश्योरेंस की बात को आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस आज की डेट में आपके रिस्क को कवर करती है, मेरी रिस्क को कवर करती है। मान लीजिए मैंने अपने एक हाउस के लिए लोन लिया, हाउस अर्थक्वेक के कारण ढह गया, फायर के कारण जल गया, और भी कई ऐसी कंटिजेंसीज होती हैं जो किसी को नहीं मालूम। तो अगर मैं बैंकर हूं और मैंने लोन दिया है, तो मैं ऑलवेज इंश्योर करूंगा कि भाई कहीं ऐसा अननेचुरल ऐसी चीज ना हो जाए कि मेरा पैसा डूब नहीं, जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो बैंक को भरना चाहिए, या सी अल्टीमेटली बैंक अपनी पॉकेट से क्यों भरेगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा चलिए, ठीक है, बैंक पे अगर मैं समझ आप ही के गया। हाउस के ऊपर, मैं इसको और थोड़ा ब्रीफ में लाता हूँ कि बैंक ने आपसे चार्ज कर लिया, जब वो पेपर वापस करता है तो अक्सर ये होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी जाती, तो क्या हमारा हक है ये? बिल्कुल हमारा हक है, हमें ले लेना चाहिए। बिल्कुल आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लेने चाहिए जब आप लोन ले रहे होते हैं। और अगर वो बैंक ना दे? सर ऐसा नहीं हो सकता, एक ग्रीवेंस सेल होती है हर इंस्टीट्यूशन के पास जी। अगर बैंक से कोई शिकायत है, अगर बैंक से शिकायत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शिकायत है, और उसके ऊपर टॉप अप आप आरबीआई ग्रीवेंस सेल में जा सकते हैं। आरबीआई सारे बैंकर्स को गवर्न करती है। तो चलिए हाउस से अब चलते हैं गौरव जैन जी की तरफ। ये पर्सनल लोन क्या है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और इसी में एक सवाल है, क्या इसे लेना चाहिए? सर पर्सनल लोन जैसे आपने नाम बता रहे हैं, आप अपनी पर्सनल नीड्स, छोटी नीड्स के लिए लोन लिया जाता है। ये मध्यम अवधि के लिए लोन होता है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक का। आप इसमें एक्चुअली कैसे, ये जैसे सर ने बताया, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है विदाउट एनी कोलेट्रल। ये आपकी आईटीआर, आपकी बैंकिंग कैलकुलेशन के ऊपर ये एनबीएफसी और बैंक डिसाइड करते हैं। ये मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए होता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है नॉर्मली ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें विदाउट एना कोलेट्रल होता है। ये 15 से 18% तक बैंक टू बैंक वेरी करता है। रही बात लेने की, तो सर देखिए, अगर पर्सनल लोन अगर इतनी ब्याज पे आप ले रहे हैं तो किसी ज़रूरत चीज़ के लिए ही ले रहे होंगे। अगर आपकी ज़रूरत उस हिसाब से है और आपको लेना पड़ रहा है तो आप कर्ज नहीं, लीजिए। आप क्या एडवाइस करते हैं कि इसको स्पेयरिंगली, यानी कि बहुत मुसीबत की स्थिति में लें, या सर मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप उसको है ना, जहाँ आपकी बहुत अर्जेंट नीड है वहीं आपको इसको पर्सनल लोन लेना चाहिए। या फिर बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देख के कम ब्याज दर पे कुछ देता है, जैसे बजाज, जैसे है ना कुछ कंपनीज होती हैं जो आजकल कंज्यूमर लोन देती हैं, जो है ना कि एक 12 महीने पे डिवाइड कर देती हैं। आप पे एकदम लोड ना आके आप उसको डिवाइड करवा के ले लीजिए, तो वो एक बेनिफिशियल वे भी है। डिसाइड सर, जैसे सर की मैं आगे बात बढ़ाता हूँ, आपको डिसाइड करना है कि वो आपको आपके गोल के लिए वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अननेसेसरी कोई भी चीज़ लेना वो गलत है। मैं विनीत जी की तरफ आता हूँ। अभी सिबिल की बात हो रही थी,
ये सिबिल है क्या और इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, सिबिल आपका एक स्कोर है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड ये आपका आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के एक आपका स्कोर रेडी करती है। ये स्कोर आता कहाँ से है? ये रेंज है 300 से लेके 900 तक का। जी। 700 से ऊपर जैसा इन्होंने बताया वो हेल्दी होता है। ये आपके आपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल किया नहीं किया, आपने कोई लोन लिया उसको टाइमली पे किया या नहीं किया, या आपने पे ही नहीं किया, तो सिविल उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और अगर आपका सिविल हेल्दी नहीं है तो आपको लोन मिलने में मुसीबत होगी, शायद ना मिले, और मिले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो सिविल पे जब से सिविल है तब से लोगों को एक अवेयरनेस हो गया कि सिविल उनका अच्छा होना चाहिए, वो चेक बाउंस हो गया या कुछ ऐसा चीज़ नहीं करें जो उनके सिविल स्कोर को ख़राब करे। जी, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अगर अलाउ करें आप। जी जी प्लीज़। देखिए, ये सिविल बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए। आप सोचिए, अगर आपकी सिविल 700 से ऊपर है, ये एक पैरामीटर है। वो सिविल क्या देखती है? सिविल ये देखती है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग है क्या, यानी आप टाइमली अपना ITR भर रहे हैं, टाइमली आप लोन पे कर रहे हैं, और आपकी एग्जीक्यूशन बहुत टाइमली बेसिस पे, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती जाती है। फिर यानी फर्दर फ्यूचर में आपको लोन चाहिए तो बड़ी इजीली आपको मिलता है, लोअर रेट पे मिलता है, और कई एजेंसीज आपको ऑफर कर रही होती है। आज उबेर, ओला हम सब जानते हैं, जिसका लोन से कोई लेना देना नहीं है, पर आपकी दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उबेर में दोनों तरफ की रेटिंग होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने उबेर बुक की किसी एक जगह से दूसरे जगह के लिए, तो आपके पास लास्ट में जैसे ही उसने आपको उतारा, आपके पास एक क्रेडिट रेटिंग आ जाती है। आप ड्राइवर को कितनी रेटिंग देते हैं 1 से 5 के पैरामीटर पे, ये आपको लगता है कि आप ड्राइवर को दे रहे हैं। सिमिलरली ड्राइवर के पास भी कस्टमर की रेटिंग आती है कि आप कस्टमर को कितनी रेटिंग दे रहे हैं। कई बार कस्टमर ड्राइवर के साथ झगड़ा करता है, उसने कोई रूट अडॉप्ट किया, दूसरे रूट पे ले जाता है, पैसे का झगड़ा करता है, तो ड्राइवर भी आपको रेटिंग दे रहा होता है। तो जब सब्सीक्वेंट आप बुकिंग कर रहे होते हैं, तो वो डिमांड एंड सप्लाई जो सिचुएशन होती है, उसके बेसिस पे आपको फिर वो गाड़ी मिलती है और आपके फ्रेट तय होते हैं। सिमिलरली ये लोन का मैटर है। जब आपने लोन लिया, लोन को रिपे किया, अपने डॉक्यूमेंटेशन करेक्टली आपने भरे, टाइमली भरे, आपकी क्रेडिट रेटिंग हेल्थी है, तो आपको लोन आसानी से मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, और आप एक अच्छे टैक्स पेयर और लोन लेने वाली कैपेसिटी में इमर्ज करेंगे। तो लोगों को यह समझना चाहिए, मेरी क्रेडिट रेटिंग, कई बार आप जब लोन नहीं दे पा रहे, EMI आपकी नहीं जा पा रही है, जो हो सकता है व्यवस्था हो आपकी, पर उस व्यवस्था को आप पहले इन्फॉर्म करें, पहले बैंक को बताएं, बैंक से जाके कहें कि मैं इस महीने नहीं दे पा रहा, आप कृपया, जिससे वो रेटिंग में निगेटिविटी कहीं ना डाले। कई बार आपकी चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं मैनेज कर पाते, बैंक से जाके बात कीजिए, वो निगेटिविटी नहीं डालेगा। जैसे मैंने अभी ड्राइवर वर्सेस कस्टमर बताया, तो आपको इंश्योर करना है कि आप कॉम्प्लायंट हो, कॉम्प्लायंट पर्टेनिंग टू रीपेमेंट। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी और मेरे व्यूअर्स के लिए बेहद यूज़फुल रही। तो हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, बस इसके बाद के कर्ज़ को फ़र्ज़ की तरह से निभाइए। आप हमारे इस प्रोग्राम में अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है।